जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया था, उस क्वेश्चन बैंक को हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पूरे सीरीज के माध्यम से इस बुक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बिहार पुलिस अवर शिक्षा सेवा आयोग एंड बीपीएससी एसएससी द्वारा आयोजित कराए गए जितने भी सारे एग्जाम हैं, जो आपको 2024 तक जितने भी सारे एग्जाम हुए, उन सभी एग्जामों को हम लोग इसमें सीरीज बाय सीरीज जैसे सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को देख रहे हैं कि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो 2023 का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 16/7/2023 को यह एग्ज़ाम हुआ था। उसका हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि कीव की राजधानी है। पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि कीव की राजधानी है। तो कीव की राजधानी क्या है? तो कीव जो है वो किसकी राजधानी है? तो ये है यूक्रेन की। किसकी? यूक्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ये यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए 2 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उस समय जगदीशपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? बाबू वीर कुंवर सिंह इसका अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जगदीशपुर किस जिला में पड़ता है? तो ये आरा जिला में पड़ता है। कहाँ पर? आरा जिला में पड़ता है। अब चलिए हम इसका जो एनालिसिस देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? तो स्पष्ट आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में या अपेक्षा वे वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो सिंपल एक लाइनों में कह सकते हैं कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो बैगनी और सूर्य का प्रकाश को नीला, बैगनी और नीला प्रकाश को अधिक प्रकीर्णन के कारण कि हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन वहीं पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं? क्या नहीं पाए जाते हैं? वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। अगर वायुमंडल नहीं पाया जाएगा मेरे भाई, तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो बैगनी और नीला कलर जो है वो उस धूलकण पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल में धूलकण नहीं होगा। तो वहाँ पर धूलकण पर नहीं पड़ेगा बैगनी और नीला रंग, और यह नीला और बैगनी नहीं पड़ेगा तो बिखरेगा नहीं, और बिखरेगा नहीं तो आकाश वहाँ पर नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल नहीं होने के कारण। ठीक है, चलिए और आकाश नीला हम लोग को पृथ्वीवासी को क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैगनी और नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि बिखरते हैं धूलकण पड़ने के कारण। यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला रंग अन्य सभी रंगों के अलावा यानी तुलना में, प्रकाश की तुलना में ये अधिक प्रकीर्णित यानी बिखरते हैं। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का सबसे अधिक क्या होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी और नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन जो विचलित होता है या कह सकते हैं कि प्रकीर्णन किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो प्रकीर्णन की अगर बात किया जाए तो प्रकीर्णन ये दोनों का सबसे अधिक होता है, नीला और बैगनी का, जबकि इसके मामले में लाल रंग में कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा
किन जातियों का उदाहरण है? ठीक है, तो ये है सुमेध जातियां का उदाहरण। किसका है? सुमेध। तो हिमालय भालू तथा विशाल पंडा जो है वो सुमेध जातियों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। स्रोत ये IUCN वेबसाइट के अनुसार इसको जारी किया गया। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है, यदि यह प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में से 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है तो उसे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आती है। तो सुमेध प्रजातियां किसे कहेंगे और कौन आएगा? तो जिसे 10 वर्षों में 50% से कम जनसंख्या उसकी देखी जाती है तो उसे सुमेध या संकटग्रस्त जाति या प्रजाति में रखा जाता है। प्रजातियों की संख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो जिस प्रजाति में, उसे सुमेध प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर देखें कि केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। ठीक है, ये भी नियम यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए, ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील। कौन सा आ जाएगा? तो चिल्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चिल्का। क्या हो जाएगा? चिल्का। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। सबसे बड़ी लैंगून और खारे पानी का झील कौन सा है? तो ये चिल्का झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है, यानी कि रामसर सूची में शामिल है। अभी हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं इसमें भारत का टोटल रामसर सूची में शामिल कितने स्थल हैं? तो ये 75 हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये वीडियो बन रहा है आप लोग को 22/1 और 2025 को बन रहा है। तो इस समय अभी रामसर सूची में 75 स्थल शामिल है। ठीक है, चलिए सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील भी यही है। तो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा कि बैरी लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील। खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। नमक वाला पानी कौन सा है? चिल्का झील। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? चिल्का झील। ठीक है, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी और अंतः स्थलीय नमकीन झील है, ये सांभर झील वाला। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो ये सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। किसके? अर्धचालक के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन इसका देखिए क्या कहता है। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से PN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत यानी वाहक बल उत्पन्न करती है। ठीक है, इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सोलर प्लेट है उसमें किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का, और सिलिकॉन का संकेत SI होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब SI का मतलब ये नहीं समझिएगा सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। सिंपल है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता हो, चालक हो और अचालक ऐसे पदार्थों के बीच होती है उसे क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। यानी चालक में करंट क्या जाएगा? तो एकदम पूरे हुमच करके जाएगा। अचालक में करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, अर्धचालक में थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। क्लियर? चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल था? तो देखिए द्वितीय विश्व हुआ था तो एक धुरी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो ये ब्रिटेन इसमें शामिल था। कौन था? ब्रिटेन। अब इसमें देख लेते हैं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश अन्य शामिल था ब्रिटेन के अलावा भी। ठीक है, चलिए
द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? तो पहला नंबर इसको याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। क्लियर है? जबकि ये द्वितीय वाला चला था। लेकिन प्रथम वाला पूछेगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 1900 कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में दो भागों में देश बट गए थे, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, कौन था? ब्रिटेन शामिल नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि शामिल नहीं था ना, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन देश शामिल नहीं था? तो ये ब्रिटेन शामिल नहीं था, इटली था, जापान था, जर्मनी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर देखते कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होता है? 1939 में। क्यों होता है? क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और इसी आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र कहलाता है। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश आता है? तो ग्रेट ब्रिटेन आता है, जिसे हम लोग यूके बोलते हैं या इंग्लैंड बोलिए। फ्रांस आता है, अमेरिका आता है। ये तीन देश मिलकर के किसका निर्माण करा था? तो मित्र राष्ट्र का। जबकि एक राष्ट्र जो था, एक भाग जो था देश का, वो था धुरी। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? जर्मनी था, जापान था, इटली था। तो ये तीन देश था जो धुरी राष्ट्र में शामिल था। और ये तीन देश था, इंग्लैंड था, फ्रांस था और अमेरिका। ये तीन देश था जो धुरी राष्ट्र से संबंधित था। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर को। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए मानक या मुहत्तर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ठीक है, इससे होकर के गुजरती है। ये मात्र जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कर लीजिए या मिर्जापुर से होकर के यह गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5। ये भी आप लोग याद रखेगा। कौन कौन सा है भाई? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। सिंपल इसको याद रखने का तरीका है, यहाँ पर मैप देखिए, मैप आप लोग को याद होगा। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो उत्तर प्रदेश तो यहाँ है। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे हो जाएगा मध्य प्रदेश, बीचों बीच है। उसके बाद इसके मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद नीचे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से गुजरती है। ठीक है, मैप में आप लोग याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा 9 नंबर ना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो वधवागम शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा? तो वधु जोर आगम होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर होगा। वधु जोर आगम सही संधि विच्छेद है। अब इसका एक्सप्लेन देखिए क्या कहता है। तो दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि टोटल 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कहते हैं, जिसे हम लोग भॉवेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भॉवेल बोलते हैं। अब भॉवेल कौन कौन होगा? तो अ से लेकर के अ तक हो जाएगा। कौन तक? अ तक। यानी अ, आ, हर्ष दीर्घ, हर्ष दीर्घ, री, ए, आई, ओ, औ तक। तो ये टोटल जो होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। लेकिन अंग्रेजी में पूछेगा तो इंग्लिश में जो होता है वो 5 ही होता है। 5 ही होता है। ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ये होता है। लेकिन अ से लेकर के अ तक जो होते हैं टोटल हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण 11 के बाद जो बचेगा वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 में से 11 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? हमको लगता है 41 बचेगा। तो 41 आपको व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है, और बाकी विसर्ग संधि होता है। तो संधि कितने प्रकार के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रश्नानुसार वधवागम शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो वधु जोर आगम होगा। वधवागम यन संधि का उदाहरण है और स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। अब यन संधि, पहला नंबर तो संधि टोटल 3 प्रकार के, लेकिन स्वर संधि जो होते हैं वो
11 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि स्वर संधि, तो स्वर संधि के भी टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि स्वर संधि के भी कुल 5 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला कहता है यहाँ पर कि वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यन संधि के उदाहरण। अब यन संधि किसे कहते हैं, तो अति जोर अधिक यानी अत्यधिक, इति जोर आदि इत्यादि, सु जोर आगत सुआगत, सु जोर अच्छा यानी स्वच्छ। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं कि ऊपरी जोर उक्त यानी उपयुक्त। यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में, देखिए यन संधि को पहचानने का तरीका, वर्ण संधि को कैसे पहचानेगा कि जब किसी शब्द के अंतिम में आपको हर्षई दिख जाए, दीर्घई दिख जाए, हर्षऊ दिख जाओ या दुर्घऊ दिख जाओ या री दिख जाए, तो आपको उसे यन संधि के बाद कोई भी स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के जगह पर यह हो जाता है। यानी कोई भी शब्द के लास्ट में आपको हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्घऊ या री आए तो इसके बाद हर्षई जो है या दीर्घई है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है, और यह हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, यन संधि कहलाता है। अब वधु आगम, वधु जोर आगम देख लीजिए, तो वधु में वधु बोल करके देखिए, वधु तो वधु में आ रहा है ना उ यानी हर्षव, और आगम, आगम में आ रहा है आ, तो हर्षव और आ जुड़ करके वाह हो जाते हैं, यानी इसीलिए वधु और आगम में क्या हो जाएगा, तो वो वध वा गम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ का 10वां नंबर, तो इसको मैथ को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए मैथ को यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग को 11वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 जनवरी 1969 ईस्वी तक रहा था। तो 29 जून 1968 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1969 तक लागू था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भोला पासवान शास्त्री थे। यहाँ से याद रखिएगा बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के जो फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री थे वो भोला पासवान शास्त्री ही जी थे। लेकिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा, बिहार के प्रथम सीएम पूछेगा यानी मुख्यमंत्री, तो वो कौन थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन वहीं पर पूछे कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राबड़ी देवी हो जाएंगे, और वही राबड़ी देवी जो हमारे लालू प्रसाद जी की पत्नी हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, 29 जून 1968 को, और 26 जनवरी 1969 तक चला था। ठीक है, लेकिन उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 7 मार्च 2005 से लेकर के 24 नवंबर 2005 तक लगा था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम वाला 7 मार्च 2005 से और 24 नवंबर 2005 तक चला था, और प्रथम वाला 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चला था। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 कहता है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, तो ये है आपको आदिवासी समूह से संबंधित है। किसे, आदिवासी समूह से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पार्टिकुलर वेलनेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह पीवीटीजी की विकास की योजना लागू किसने किया है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इसको लागू किया है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को इसमें शामिल करना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पीवीटीजी का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो भी जनजाति आते हैं, जो सामाजिक
रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको विशेष 75 रूप दिया जाए, विशेष रूप से इनको 75 सुविधा दिया जाए ताकि कमजोर जनजातियों का इसमें शामिल हो सके और उनका विकास हो सके। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है इस मिशन के तहत, जिस राज्य में यह लागू होगा। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह जिसे पीटीजीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। ठीक है, वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल करके पीबीटीजी किया गया है। तो ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पीबीटीजी का नाम बदल करके क्या किया गया है, तो पीबीटीजी किया गया है। कब किया गया था? 2006 में इसका नाम को चेंजिंग किया गया। अगला 13 नंबर प्रश्न को देखिए। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ऐसा करने वाला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो हो गया। कौन होगा? इसरो इस पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब हम लोग देखेंगे इसरो के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी की भागीदारी को संस्थापक बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसरो के, अभी हम आपको बता देते हैं कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। ये अभी वर्तमान, कहने का मतलब है कि यह 22/7/2025 को ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये अभी वर्तमान में इसके जो इसरो हैं कौन है? समीर कामत हो जाएंगे। कौन हो गए? एस सोमनाथ हो जाएंगे। समीर भी कामत तो डीआरडीओ के हैं, तो ये एस सोमनाथ इनके वर्तमान जो है अध्यक्ष है। लेकिन इसके अभी नए अध्यक्ष इनको नियुक्त होने वाले हैं, तो उसको आप लोग को बताना है कि वो कौन है और इसकी स्थापना कब हुआ था। इसके मुख्यालय जो है कर्नाटक बेंगलुरु में है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर प्रश्न को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? तो बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था। याद रखिएगा कि बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं और इसके जो संस्थापक थे यानी कि आविष्कारक थे बास्केटबॉल का, वो जेम्स स्मिथ थे। इन्होंने 1881 ईस्वी में अमेरिका में किया था। कहाँ खोज किया था? अमेरिका में। अब फीबा, तो फीबा 1932 में इसकी स्थापना हुआ था, FIBA। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 कहता है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के कुल 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। याद रखिएगा किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 80 के 3 में इसका उल्लेख किया है, आर्टिकल 80 के 3 में। ठीक है, अब 12 कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं? तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इन सभी में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और यह हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 80 के 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान। सैनिकों का अनुदान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था। तो भूमि के कुछ भागों को सैनिकों को दिया जाने वाला जो भूमि का भाग था उसे क्या बोला जाता था? तो अमरम बोला जाता था। ठीक है, जो नायकों को प्रदान किया जाता था। लेकिन भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता, यानी कि उस भूमि को तो दिया जाता था लेकिन उस भूमि पर उसका अधिकार नहीं था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। यानी सैनिक का जो नायक था उनको तो यह भूमि दिया जाता था लेकिन उस भूमि पर उनका अधिकार नहीं था। उस भूमि से जितने भी सारे आय यानी इनकम होते थे वो उनका अधिकार में आता था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर, किसके कहने पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो वो प्रधानमंत्री के कहने पर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है कि लोकसभा को समय से निर्धारित समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 85 यानी 85 में इसका उल्लेख किया गया है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। कौन सा है? अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी है। किसकी चोटी है? तो अन्नामलाई जो पर्वत है इसकी चोटी है अनाईमुडी। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए हम लोग ऑयस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑयस्टर। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ कहाँ है? तो गुजरात का सबसे बड़ा जिला, गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का सबसे बड़ा जो जिला है वो है कच्छ। कहाँ है? कच्छ है, तो याद रखिएगा। अब ये गुजरात कहाँ है? तो मैप आप लोग को पता होगा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा गुजरात है और यहीं पर सबसे बड़ा जो जिला है वो है कच्छ। हमको लगता है कि भारत में भी सबसे बड़ा जिला अब यही है, कच्छ है, क्योंकि इससे पहले जो था वो लद्दाख था, लेकिन लद्दाख तो अभी भारत का केंद्र शासित बन चुका है। ठीक है, और लद्दाख में अभी टोटल जिलों की संख्या कितना है? तो 7 जिला है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर कहता है मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो हम लोग को आंख में जो पुतली होती है यानी बउआ या डिम्बा जो होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इसको कंट्रोल करने का काम जो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो ये परितारिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही उत्तर होगा। परितारिका को ही हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, एक मांस का बना हुआ भाग होता है जिसे परितारिका कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे कि परितारिका क्या कहते हैं तो कॉर्निया जो होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया। इसके पीछे एक संरचना होती है, मांसपेशी बनी होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। तो पुतली के आकार कौन कितना बढ़ेगा, कब छोटा होगा, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? परितारिका करता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर का गुणोत्तर माध्य जो है वो इस पर आधारित नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का जो गुणोत्तर यानी माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 संख्याकी माप होते हैं। अब वो केंद्रीय औसत की जो 5 संख्याकी माप है वो कौन कौन है? तो पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है ज्यामिति माध्य और पांचवा है हरात्मक माध्य। तो ये 5 माध्यक होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त 5 में से 3 जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है यानी कि फेमस है, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय मध्य तथा हरात्मक जो है, ज्यामितीय मध्य तथा हरात्मक मध्य औसत विशिष्ट परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा इसका उपयोग उतना नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्या कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, आंकड़े जो डाटा है वो किस जगह पर रखा गया है। लेकिन आंकड़ों को समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ा या डाटा कितना बिखराव है या कितना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित यानी कि जमा किए गए हैं। अतः सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा। अतः एनसीईआरटी कक्षा 11 के संख्याकी पेज नंबर 367 के अन्य भी आप लोग को देख सकते हैं। अगला कहता है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है।
तो अधिक अपर्तनांक वाला माध्य जो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित यानी सघन हो उसे क्या बोलेंगे, अधिक अपर्तनांक वाला माध्य होगा। अब इसका एक्सप्लेन देखिए, ये कहता है कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। सघन का मतलब क्या होता है, एकदम घन यानी कि कॉम्प्लेक्स या जटिल। दूसरा कम अपर्तनांक वाला माध्य जो होता है प्रकाशिक यानी विरल होता है, जिसे हम लोग द्रव बोलते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। यानी अगर आप प्रकाश यहाँ पर द्रव है तो पानी में टॉर्च बारिएगा तब या किसी दीवार पर बारिएगा तब सबसे ज़्यादा प्रकाश किस में जाएगा, तो विरल यानी कि द्रव वाला में। तो विरल का मतलब क्या होता है, द्रव, और सघन का मतलब क्या होता है, ठोस या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किस में जाएगा, विरल माध्यम में, ये कॉम्प्लेक्स सघन यानी ठोस माध्यम से ज़्यादा। विरल माध्यम में से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। जब द्रव से प्रकाश किसी ठोस माध्यम में पहुंचाइएगा तो प्रकाश क्या होगा, धीमा हो जाएगा तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल यानी ठोस से द्रव की ओर, ठोस से यहाँ पर कहा गया है कि जब यह ठोस यानी सघन से विरल यानी कि द्रव माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। जब ठोस से द्रव में जाती है तो इसका चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप विरल से सघन में जाइएगा तो अभिलंब से ये नज़दीक आएगा, लेकिन जब यह सघन से विरल में जाएगा तो ये दूर हट जाता है, अभिलंब से यह दूर हट जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलुज नदी तथा काली नदी के बीच के स्थान को, हिमालय को, किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो काली, चलिए तो लिखेंगे कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच वाला जो हिमालय यानी कि पर्वत है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुरार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है। किसके द्वारा, तो सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा पर्वतीय प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पंजाब हिमालय जो 560 किलोमीटर लंबा है और इसका विस्तार यानी फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी एवं सतलज नदियों के मध्य यानी कि बीच स्थित है, सिंधु के और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और यह सतलज एवं काली नदी के बीच है, यही क्वेश्चन पूछा था। और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबाई है, काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। और असम हिमालय 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में यह स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो ये उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न यानी अलग अलग प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की गति यानी नीति है। क्या है, नीति है। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त यानी आज़ाद करने की नीति को क्या बोलते हैं, तो हम लोग उदारीकरण कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रकार से नियमों को तथा नियंत्रणों को संबंध में उदार होना है। यह मुख्यतः उद्योगों यानी फैक्ट्रियों अथवा आर्थिक क्रियाओं यानी कि रुपये पैसे यानी आर्थिक से जितने भी सारे क्रिया होते हैं उन सब पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है उदारीकरण। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न को देखिए। 25 कहता है कि सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी था। तो ये लिखने वाले कौन थे, राम मोहन राय थे। कौन थे, राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखने वाले कौन थे, राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यह लिख सकते हैं तुहफत उल मुहाहिदीन नामक पुस्तक के लेखक राजा राम
राजा राम कहते हैं राम मोहन राय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि 2023 के अनुसार। ठीक है, 2023 के डाटा के अनुसार तो ये पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस विनोद चंद्रन के नियुक्त किया गया था। 29 मार्च 2023 के डाटा के अनुसार इनका शपथ ग्रहण हुआ था। तो ये 2023 का यह करंट अफेयर्स के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है। तो बिपरजॉय क्या था, एक चक्रवात यानी कि साइक्लोन था। क्या था, चक्रवात था। हाल ही में खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने किया। कहाँ से टकराया था, तो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। अब ये गुजरात और अरब सागर कहाँ है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के नीचे क्या है, तो ये हिंद महासागर है। पूरे विश्व में एक महासागर जो भारत के नाम पर है तो वह हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर हो जाएगा। इधर क्या है, तो इधर हम क्या कहते हैं, तो नीचे हमको साउथ कहते हैं यानी कि दक्षिण। इधर आपको क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा पूरब। तो भारत के पूरब में कौन सा खाड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगालिया वाला बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर आपको अरब की खाड़ी हो जाएगा, अरब यानी अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरब सागर। तो ये टकराया था कहाँ पर, तो यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ पर गुजरात से टकराया था। ठीक है, अरब सागर में, क्योंकि इधर क्या है, तो इधर हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, तो ये 1971 में भारत के ही द्वारा। ठीक है, क्योंकि 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी था, वो पहले यह बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सी स्थित है, तो ये कहलगांव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तारापुर भी कहाँ है, तो ये तारापुर जो है ये भी आप लोग को महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए इसका हम एक्सप्लेन देखते हैं। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कहता है स्थित नहीं है, तो ये कहलगांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो ये कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये भागलपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, और यह परियोजना एनटीपीसी के द्वारा अधीन कार्य करती है, यानी कि इसकी जो स्थापना किया था ये किसके अधीन कार्य करते हैं, एनटीपीसी। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये हम लोग का अगला नंबर प्रश्न कौन होगा भाई, चलिए, तो 29 नंबर प्रश्न हम लोग का होगा। कहता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होगा। तो अगर कोई भी वस्तु है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा से वस्तु को अगर हम पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका भार क्या होगा, आधा होगा या कम होगा। यानी चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर उस वस्तु का वजन में कितना बढ़ोतरी होगा या कम होगा, तो 1/6 भाग होगा, यानी कि 1/6वां भाग होगा जब कोई व्यक्ति चंद्रमा से पृथ्वी पर आती है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना था, तो 1, और वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, तो 1/6 होगा। ठीक है, अगला कहता है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो पानी का द्रव्यनांक सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। खौलता कितना पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, चलिए, और ये जमता कितना पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक बोला जाता है। तो जितना डिग्री पर खौलता है उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो पानी खौलता कितना पर है, गर्म होता कितना पर है, तो 100 डिग्री पर, और जमता कितना पर है, तो 0 डिग्री पर। ठीक है, तो जिस ताप पर यानी कि पानी उबलने लगता है उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। और क्वथनांक समिष्ट गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में भाप। जल के लिए तापमान कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है। केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन, और सेल्सियस पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं पर निकालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन होगा। तो केल्विन में कितना, तो 373 केल्विन पर यह गर्म होता है, ये उबलता है। और डिग्री में पूछेगा सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह खौलता है। ठीक है, अगला कहता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है, तरलता घटाती है। क्या करते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो तरलता को क्या करती है,
घटाती है। ठीक है, आगे हम इसको देख लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता को घटाती है। रिवर्स रेपो रेट दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक मतलब कम समय में जो RBI के द्वारा जो ऋण लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं उनको प्रदान करता है। कौन? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। किसके लिए? तो जो RBI से जो भी ग्राहक जो लोन लेते हैं कम समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए, उसे यह प्रदान करता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋणों लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने का कम करने के लिए इसे किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो तरलता को निकालने के लिए अर्थव्यवस्था से। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या है? अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी। क्या होगी? कमी हो जाएगा। यानी कि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देगा, ज़्यादा लेगा रिवर्स रेपो रेट, तो उसे क्या होगा? तो ये जो बैंक जो लोन लिए रहेगा उसमें उसको काफ़ी हानियाँ होगी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यह RBI है, ठीक है ना, यह मान लीजिए कि RBI है, तो ये RBI ने क्या दिया? SBI को बैंक दिया, SBI को लोन दिया, ठीक है, और जब SBI वापस इसको पैसा देगा तो उसे कहता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा मांगेगा तो क्या होगा? उसके पास जो भी बैंक पूंजी लिए रहेगा लोन, उसके पास कमी हो जाएगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा टैक्स पर लेगा RBI, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, और लोगों के पास लोन कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो लोग खरीदना सामान को कम कर देंगे, और लोग के सामान खरीदना कम कर देंगे तो सामान का डिमांड कम जाएगा, तो डिमांड कमेगा, जिसके कारण लोग सामानों में रेटों में वृद्धि की जगह पर कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दरों में वृद्धि होगी, यानी कि जब लोग SBI से पैसा लेने, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो RBI से पैसा लोन ले नहीं सकते हैं, तो क्या करेगा? तो ये जो RBI है ना, ये RBI से SBI लेगा। कौन लेगा? तो ये है भाई RBI। ठीक है, RBI से SBI लोन लिया, और SBI से कौन लिया? तो SBI से ले लिए, मान कर चलिए हम लोग। ठीक है, SBI से कौन लिया? तो SBI से मान लिए हम लोग लोन लिए। अगर RBI जो है इसको क्या कहेगा कि हम आपसे टैक्स ज़्यादा लेंगे, तो SBI से ज़्यादा टैक्स लेगा, तो SBI भी तो हम लोग को ज़्यादा टैक्स पर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि चलो भाई लोन लेना ही नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है, तो हम लोग लोन ही नहीं लेंगे। तो लोन नहीं लेंगे तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं रहेगा, अगर हम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट से उतना सामान हम नहीं खरीद पाएंगे, और मार्केट से जब हम खरीद नहीं पाएंगे तो क्योंकि मार्केट का सामान पारा का पारा रहेगा, तो उसमें क्या करेगा? तो रेट में गिरावट आएगी, तो रेट यानी कि वस्तु क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी। क्या होगी? तरलता में कमी आएगी। उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट आएगी, यानी कि हम लोग खर्च भी कम करेंगे और इन्वेस्ट भी कहीं पे हम लोग कम करेंगे। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में भी क्या आएगी? कमी आएगी, यानी कि कोई भी वस्तु बिक रहा है तो उसमें भी रेट में कमी आ जाएगा, तो लोगों के पास ज़्यादा जितना पैसा होगा उतना ही महंगाई बढ़ेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कभी ऐसा मत सोचेगा कि हमको 50,000 का महीना हो जाता है इतना महंगाई में तो ठीक रहता। तो रे भाई, आपको अगर 50,000 का महीना हो गया तो सामानों का भी दाम हो जाएगा 500 रुपया, जो मिलता था ना 25 रुपये में या 75 रुपये में, उसका भी दाम 500 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना व्यक्ति के पास पैसा होगा उतना ही जो है महंगाई भी बढ़ेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसको। पहले उतना पैसा लोगों के पास नहीं था तो उतना सामान भी महंगा नहीं था, अब देखिए जितने महंगा है उतना ही सामान है, उतना ही लोगों के पास पैसा भी है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना गागर में सागर भरने का मुहावरा होता है। ठीक है, आइए अगला नंबर प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे कहता है कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष यानी कि कुछ दूसरा अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अगर आप लोग को मन में सवाल आएगा कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा का मतलब होता है कि जो कह रहे हैं उसके अलावा अन्य अर्थ को वो प्रकट कर रहा है। कह रहे हैं कुछ और उसका अर्थ निकल रहा है अलग, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुहावरा कहते हैं। जैसे हथेली पर सरसों उगाना, तो असंभव कार्य को करना होता है। छाती दूनी होना, यानी कि उत्साहित होना, यानी कि जब कोई भी काम ऐसा होता है तो छाती क्या होता है? खुशी से चौड़ा हो जाता है, न कहते हैं हम लोग, लेकिन आखिरकार होता नहीं है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना, यानी सिर्फ सोचना। ठीक है, तो इसका विकल्प ये सही उत्तर होगा। अगला 33वां प्रश्न क्या कहता है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह धुआं की तरह एकदम दूध की तरह उजला उजला है, इसीलिए धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं कि जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से यानी कि ऊपरी भाग से अत्यधिक तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात क्या कहते हैं भाई? तो ये ऊपर मान कर चलिए यहाँ से जल जो है वो गिर रहा है तो बहुत ऊंचा से एकदम तेजी से जल नीचे गिरेगा तो उसे क्या बोलेंगे? जलप्रपात बोलेंगे। अब जलप्रपात तो भारत के अधिकांश जलप्रपात कैसी है? तो पठारीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? पठारीय जलप्रपात। समझ गए कि काफी ऊंचा से नीचे पृथ्वी पर पानी जो गिरती है, काफी ऊंचा से जो पानी नीचे गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। क्योंकि यहाँ की भूमि जो है, क्योंकि भारत की अधिकतर जलप्रपात कहाँ पाई जाती है? पठारी प्रदेश में। क्योंकि यहाँ की भूमि आकृति यानी भू आकृति यानी कि मिट्टियों का आकृति अधिक ऊंची नीची तथा शैलेय कठोर होती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो जबलपुर जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगरों का प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगला कहता है कि दुग्ध धारा और कपिला धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा है मैथ के, तो इसको भी स्किप करते हैं हम लोग। आगे कहता है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? तो ये तत्पुरुष समास का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास का प्रयोग है। तो समास कहते हैं किससे हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर कोई एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक होता है गुरु, गुरु और प्लस में होता है दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो जो आप पढ़ते हैं, जो फीस देते हैं उसे क्या कहते हैं? दक्षिणा कहते हैं। तो दो शब्द मिलकर के बना, एक गुरु बना है और एक दक्षिणा बना है। और दक्षिणा क्या होता है? जो गुरु का जो कुछ कह सकते हैं कि जो मेहनताना होता है उसे दक्षिणा बोलते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है उसे गुरु दक्षिणा बोलेंगे, यानी कि तत्पुरुष समास है। और समास किसे कहते हैं? तो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं उसे तत्पुरुष समास हम लोग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, करने गया भाई, ये तो मैथ यहाँ हो गया, तो हम लोग इधर चलेंगे ना। तत्पुरुष। अब समास के भेद। तो समास के भेद कुल कितने होते हैं? तो 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्विंद समास, कर्मधारय समास। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल भी 6 भेद होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला कहता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे हमने लिखा गुरु दक्षिणा, तो दक्षिणा जो है ना, ये गुरु है यहाँ पर और दक्षिणा, तो दक्षिणा जो है वो मेन प्रधान होगा। तो दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो इस समय इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जब समास का विग्रह कीजिएगा तो कारक प्रदान होता है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है। तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिनेमेटोग्राफ जो संशोधन विधेयक लाया गया 2023 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। पायरेटेड। अब पायरेटेड क्या होता है और सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड जो फिल्म कंटेंट होते हैं उसको रोकना इसका उद्देश्य था। और आयु अनुसार, एज अनुसार इसको रेटिंग देना तय किया गया। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर थे, इन्होंने इसकी घोषणा किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर हम कोई भी चीज़ लिखे हुए देखते हैं तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, और लिखने के लिए तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम
फ्लोराइड, यह जल में हाइड्रोजन का विलीन होता है, यानी कि घुले हुए रूप होते हैं हाइड्रोजन जल में, क्योंकि हाइड्रोजन जल ही बनता है किस चीज़ से, तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। अगला कहता है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो जब 1915 में कहाँ से लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। तो किसके द्वारा उन्होंने कपड़ा पर लेना पसंद किए थे पहनना, तो कठियावाड़ी किसान के जैसा। किसके द्वारा, कठियावाड़ी किसान के जैसा उन्होंने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो इन्होंने कठियावाड़ी जो किसान थे उनके जैसा कपड़ा पहनना करना शुरू कर दिए थे। अब देख लेते हैं कि 1915 में तो भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहते, जिंदगी भर उन्होंने धोती पहनते रह गए। ये एनसीईआरटी कक्षा 9 पेज नंबर 9 174 के इसमें लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सामंत को उसका लाड जो जमीन देता था वो डैश कहलाते थे। तो मध्यकाल में जो भी सामंत को उसका लाड जो जमीन देता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे, तो मध्यकाल में जो सामंत उसको लाड जो जमीन देता था उसे हम लोग फीफ कहते थे। क्या कहते थे, फीफ कहते थे। ठीक है, आइए 40 नंबर प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ये आश्रित जल जो होता है, आश्रित जल को हम लोग शुद्ध जल भी कहते हैं, वर्षा को जल को भी हम लोग शुद्ध जल कहते हैं, लेकिन अभी वर्षा का जल भी शुद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वायु में बहुत सारे धूलकण उड़ते रहते हैं तो ये भी शुद्ध नहीं है। दूध मिश्रित इसमें भी देखिएगा कि कैल्शियम प्रोटीन ये सब पाया जाता है तो ये भी शुद्ध नहीं है। आयोडीकृत नमक ये भी शुद्ध नहीं है, इसमें कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता ही है। ठीक है, तो ये आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक होता है, और यौगिक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो यौगिक का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन उसका अगर सूत्र बनेगा तो ये यौगिक कहलाएगा, अन्यथा वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे मानकर चलिए ना कि दूध भी, तो दूध में बहुत सारे कैल्शियम प्रोटीन पानी मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है, तो सिर्फ मिश्रण कहला के रह जाता है। दाल भात चोखा वो भी क्या कहलाता है, मिश्रण, लेकिन वहीं पानी देखिए तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो ये जल का सूत्र हो गया, तो यह एक प्रकार का यौगिक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन करने के बाद उसका सूत्र अगर बनता है तो ये यौगिक कहलाता है, अन्यथा वो मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसको देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन बनाता है, यानी कि मिलता है, और जैसे कि जल हो गया, तो यही तो हम आपको बताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 41 कहता है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहता है। कहने का मतलब है कि एक साल में जितने भी कोई भी वस्तु एक देश में उत्पादित होते हैं उसमें जितने भी सारे अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। मानकर चलिए एक साल में कोई वस्तु को आपने उत्पादन किया, उसमें जितना भी सारा लेबर मजदूर सब जोड़ करके जितने भी सारे उस पर मूल्य टैक्स जोड़ दिए हैं, उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस मूल्य को हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपने एक साल में जितने भी सारे वस्तु निर्माण किए, उसको निर्माण करने के बाद बेचने उचने के बाद जितने भी सारे पैसा कमा करके लाए, उसे क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था प्रथम बार। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था कि जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दिया गया था। कहाँ कर दिया था, तो बोस्निया द्वीप पर कर दिया था, ये भी आप लोग याद रखेगा। तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमार था फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि 10वां वाला में भी काफ़ी पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड थे इसकी हत्या कर दिया। इस घटना को सरेजेवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। किसने, ये ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दिया। 43 नंबर प्रश्न कहता है, नवनिर्वाचित लोकसभा में
तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। किसे? लोकसभा में जो भी बड़ बुजुर्ग होते हैं, जो सबसे उम्र दराज होते हैं, उन्हें चुना जाता है। ठीक है, किसे चुना जाता है? उम्र दराज लोगों को चुना जाता है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 यानी कि G20 का मतलब क्या होता है? तो G से होता है ग्रुप और T से होता है 20, यानी कि G20 का सदस्य शामिल इसमें नहीं है। तो कौन जो है वो G20 देशों का में शामिल नहीं है? तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं था। G20 का गठन 1999 में होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 का जो गठन है स्थापना 1999 में होता है। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस मंच के रूप में इसे स्थापना किया गया। G20 में 19 देश हैं और एक अफ्रीकन यूनियन जो इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 में कितने देश शामिल है? 19 गो, और एक अफ्रीकन यूनियन है ये शामिल है। यूरोपीय संघ मिलाकर इसे 21 सदस्य इसे स्थापित किया गया, और इसमें एक यूई है, क्या है? यूरोपीय यूनियन है, ये भी शामिल है। ठीक है, टोटल इसमें 21 सदस्य हैं। अब देख लेते हैं G20 में कौन कौन सा देश शामिल है। तो G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 45 निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प किसे कहता है? गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों को उभयलिंगी बोला जाता है। और पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। तो उभयलिंगी किसे कहते हैं? तो एक ही पुष्प में जब आपको पुंकेसर भी हो और स्त्रीकेसर हो, यानी कि मेल और फीमेल का दोनों पार्ट उपस्थित होता है, तो उसे उभयलिंगी हम लोग कहते हैं। गुड़हल सरसों इसका उदाहरण हो जाएगा। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर में कोई जननांग उपस्थित होता है, कोई एक जनांग उपस्थित रहता है उसे एकलिंगी। यानी सिंपल है कि अगर कोई भी फूल ऐसा है जिसमें सिर्फ स्त्रीकेसर ही है या किसी में पुंकेसर ही, यानी कि दोनों में सिर्फ कोई एक हो है, तो उसे एकलिंगी कहते हैं। अगर दोनों हैं तो वो उभयलिंगी कहलाता है। जिसका उदाहरण हो जाएगा पपीता। पपीता क्या है? एकलिंगी है, क्योंकि इसमें पपीता हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब एकलिंगी क्या आता है? क्योंकि इसमें सिर्फ खैर स्त्रीकेसर होगा ना तो पुंकेसर होगा। 46 कहता है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो सुमित नागल थे वो टोक्यो, क्या हो जाएगा? टोक्यो। तो टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसका? टेनिस भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में ये किस देश ने? तो ये पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व, यानी कि यूरोप की तरफ से अध्यक्षता किसने किया था? पुर्तगाल ने। ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब पुर्तगाल, तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया था। तो यूरोप 15वीं शताब्दी में, कब? 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या किया? वाणिज्य गतिविधियों में शामिल हुआ। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज किया था। तो नए समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया था। पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व यानी अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी दुनिया का खोजने का। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज थे जो पुर्तगाली व्यापारी थे। उन्होंने 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। तो याद रखेगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज कब किया? 1488 में। किसने किया था? तो पुर्तगाली व्यापारी था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये केप ऑफ गुड होप कहाँ था? तो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु था। कब किया था? 1488 में। किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज ने किया। बार्थोलोमियो डियाज क्या था? तो पुर्तगाली का व्यापारी था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। इसके उपरांत कोलंबस जो है, कोलंबस ने स्पेन द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज किया था। तो अमेरिका का खोज 1492 में स्पेन के द्वारा किया जाता है, जो कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। उसके बाद भारत आने का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया जाता है, और वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाल के थे। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया जाता है, यानी कि 6 साल बाद अमेरिका से। ठीक है,
चलिए अगला नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। और अगला नंबर प्रश्न कौन सा है? 48वां नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो जो भी विधान परिषद वाले राज्य हैं उनमें विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों से, यानी कि वैसा राज्य जिसमें विधान परिषद है लेकिन विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? तो वो होना नहीं चाहिए 1/3। कितना नहीं होना चाहिए? 1/3। जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें विधानसभा के संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। तो न्यूनतम 40 होना चाहिए विधानसभा के संख्या किसे? तो विधान परिषद से, यानी 1/3 होना चाहिए। आगे कहता है कि जी का मान कितना होता है? तो जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी का मान। अब देख लेते हैं कि जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। तो जी का मान क्या है? एक अदिश राशि गुरुत्वाकर्षण है। अगला प्रश्न कहता है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है या डेमोस शब्द क्या है? तो डेमोस शब्द का तात्पर्य होता है जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको देख लेते हैं डेमोस के बारे में। तो लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसे हम लोग डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। तो डेमोक्रेसी कहते हैं हिंदी में और लोकतंत्र कहते हैं अंग्रेजी में। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी है और इसे हिंदी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेटिया से मिलकर के बना है, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। ठीक है, तो आज का हम जो वीडियो है इस वीडियो में सिर्फ 50 प्रश्न को रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय सदा। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा होगा, थोड़ा भी मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप लोग जय सदा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका दिया गया एक लाइक हम लोग के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट का कार्य करते हैं, ताकि इसी तरह से आप लोग जैसे जैसे डिमांड कीजिएगा वीडियो का या जिस बुक का उसका वीडियो आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।